हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं पार्ट 2 लेकर, यानी कि अर्थशास्त्र का भाग 2 लेकर हाजिर हो गई हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, आज हम डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई शब्दावली, यानी कि बाकी बची हुई टर्मिनोलॉजी। और साथ ही साथ आज हम बाजार के जो 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं वीडियो की ओर। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है गिफिन वस्तुएं। अब हमें यहाँ पे समझना है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफिन प्रोडक्ट क्या होते हैं। गिफिन वस्तुओं की कीमत तथा उनकी मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। तो गिफिन क्या होता है, जहाँ पर जो कीमत है और जो डिमांड है, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, अर्थात मूल्य बढ़ने के साथ गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा मूल्य घटने के साथ गिफिन वस्तुओं की मांग भी घट जाती है। यहाँ पर उल्टा है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है तो भी प्राइस भी घट जाती है साथ के साथ। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं उनको हम बोलते हैं गिफिन वस्तुएं, यानी गिफिन प्रोडक्ट। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये थोड़ा लो लेवल की चीज़ें होती हैं और इन पर जो है ना, ये जो अभी मैंने जस्ट पहले बताया था रूल ऑफ डिमांड, वो अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मांग की कीमत, यानी कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मांग की कीमत लोच। उस तो ये क्या होता है, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। तो यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं, वो एक्चुअली रेशियो है मांग में अनुपातित परिवर्तन, यानी कि जिस रेशियो से डिमांड में चेंज आया है, और रेशियो मूल में अनुपातित परिवर्तन, यानी कि उसके प्राइस में जिस रेशियो से डिफरेंस आया है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि मांग में अनुपातित परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल में अनुपातित परिवर्तन। सो बेसिकली इट्स अ रेशियो ऑफ द चेंज इन डिमांड रेशियो चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार और विलासित वाली वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। यानी कि अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो जितनी भी आरामदायक वस्तुएं हैं, मतलब लग्जरियस आइटम्स हैं, ठीक है, विलासित हो या आरामदायक हो, ये सारा लग्जरी में आता है। तो लग्जरियस आइटम जितने भी हैं उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो लोचदार होती है, मतलब वो चेंज होती रहती है। कभी उनकी डिमांड बहुत हो जाती है, कभी उनकी डिमांड कम हो जाती है। एक मतलब कांस्टेंट नहीं चलती। हो सकता है जैसे गर्मी आए तो लोग एसी कूलर की डिमांड ज़्यादा करें, फ्रिज ज़्यादा बिके, लेकिन जब सर्दी आती है तो फिर वही चीज़ें लोग कम लेने लगते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत फिर कम हो जाती है। फिर सर्दी में दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे हीटर की डिमांड बढ़ जाएगी, रजाई गद्दे, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से लग्जरी है। और ये लग्जरी जो है उनमें बहुत इलास्टिसिटी होती है, लोचदार होते हैं वो, क्योंकि उनकी डिमांड जो है, उनकी जो मांग है वो घटती बढ़ती रहती है। तो मैंने बताया ही था कि जो मांग है यानी डिमांड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लेकिन कुछ गिफिन वस्तुओं के बारे में बताया था जो कि घटने पर घटता है, बढ़ने पर बढ़ता है। तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग की स्थिति में मांग लोचदार होती है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब मैं इसकी जगह ये यूज़ कर सकती हूँ, ये यूज़ कर सकती हूँ, तो फिर अगेन जो प्राइस है, जो मांग है, वो भी घटती बढ़ती रहेगी। ठीक है,
हाँ, मांग यानी डिमांड और प्राइस दोनों ही घटती बढ़ती रहेंगी। इसके बाद है पूर्ति का सिद्धांत, यानी कि पूर्ति को, प्रोडक्ट को पूरा करने का जो प्रिंसिपल है, कैसे पूर्ति की जाती है। देखिए, वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की पूर्ति मात्रा के माध्यम समानुपाती संबंध होते हैं। अर्थात यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, जबकि इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की पूर्ति की में कमी आती है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो उसकी जो पूर्ति है, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स हैं, तो वो भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कीमत अब बढ़ गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए कोई फ्लैट था, वो पहले हमें मिल रहा था 10 लाख में, लेकिन आज वो मिल रहा है हमें 20 लाख में। तो वो क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि सीमेंट, बजरी, ये जो चीज़ें हैं, इनके रेट बढ़ गए होंगे, तभी इनको बनाने का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आया, तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा हुआ। तो मतलब ये है कि अब जो रिसोर्स थे, वो जो पूर्ति मुझे करनी पड़ रही थी, उनमें मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली जब फ्लैट का कीमत बढ़ा, तो उसे बनाने के, उसे कंस्ट्रक्ट करने का की जो लागत लग रही होगी, वो भी ज़्यादा लग रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, यानी नेक्स्ट शब्दावली है संतुलन कीमत। ठीक है, बैलेंस प्राइस क्या है? किसी वस्तु की संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती हैं, यानी कीमत पर उतनी ही मात्रा की मांग की जाती है जितनी पूर्ति की जाती है। यानी कि मार्केट में, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मार्केट में 100 साइकिल अवेलेबल है और 100 की ही डिमांड है, तो सारी की सारी बिक जाएंगी, तो इससे बैलेंस बना रहा। अगर मान लीजिए कि खरीदने वाले ही कम हो, तो मेरी 50 साइकिल तो बर्बाद हो गई, वो बिकी नहीं रही, खरीदने वाला ही नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। तो फिर से अब आ जाते हैं बाजार यानी मार्केट पे। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि 4 प्रकार के बाजार होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला ले रही हूँ परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता की बहुत बड़ी संख्या होती है तथा क्रेता या विक्रेता कुल उत्पादन का बहुत छोटा भाग क्रय या विक्रय करते हैं। मतलब हम जब मेन मार्केट में जाते हैं और हम राशन खरीदते हैं, तो वहाँ बहुत सारे राशन की दुकान है और हम ही नहीं है, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारे शॉपकीपर हों, बहुत सारे कस्टमर हों, तो ऐसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। उनके बीच में एक कंपटीशन सा लगा रहेगा कि किसका सामान ज़्यादा खरीदे लोग, किसके पास ग्राहक ज़्यादा आए। इसमें उत्पादित वस्तुएं पूर्ण सहजातीय होती हैं, यानी होमोजीनस होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बाजार में एक समान वस्तुओं का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है, और कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी कीमत भी एक ही रहती है, ज़्यादातर कीमत में अंतर नहीं आता। इसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार बाजार। बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता होते हैं। बाजार में वस्तुओं की कोई भी स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। इस बाजार में पूर्ति में परिवर्तन करके कीमत को प्रभावित किया जा सकता है। मतलब ये है कि बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं, एक ही शॉपकीपर पे वो प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी वो कर सकता है, अपने हिसाब से कीमत को बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा सकता है, और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि और कोई है ही नहीं। मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं ऐसी जगह पर आउटसाइड, और वहाँ पर एक ही शॉप है, तो वो अपने मनमानी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता क्या होती है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ये कैसे होते हैं? देखिए, बाजार के इस स्वरूप में उत्पादित वस्तुओं के विक्रेता तो अनेक होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता के उत्पादन में कुछ विशिष्टता होती है
जो उसे एकाधिकारिक विक्रेता बनाता है। इस बाजार में कुछ सीमा तक कीमत पर प्रभाव डाला जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता उस वस्तु को किस सीमा तक विशिष्ट मानता है तथा वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं से किस सीमा तक प्रतिस्पर्धा है। मतलब इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए बहुत सारे शॉपकीपर तो हैं, मगर किसी पर्टिकुलर शॉप पर कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी मिलती है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो चावल बहुत अच्छे देता है, उसके पास बासमती का बहुत अच्छा वैरायटी है, तो अब लोग जो हैं ज़्यादातर चावल उसी से खरीदना पसंद करेंगे, या फिर वो बहुत कम कीमत पे दे रहा है औरों के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर वो कीमत को भी प्रभावित कर रहा है और क्वालिटी भी उसके पास अच्छी है, तो लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ पर उसका एकाधिकार हो गया उस प्रोडक्ट पर, और साथ ही साथ वो अपने हिसाब से उसकी कीमत घटा बढ़ा लेगा। लेकिन ये एक और चीज़ पर भी डिपेंड करेगी बात, कि मान लीजिए ये जो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया चावल का, तो क्या चावल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए, यानी कि जो उसे खरीदना चाह रहा है उसके लिए, वो उसके पास उसके जगह कोई और ऑप्शन है, तो फिर अगेन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों का भी ध्यान साथ में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब अल्प आधिकारिक। तो अल्प अधिकार क्या होता है? अल्प अधिकार एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता के मध्य की स्थिति है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है, वो बीच की कंडीशन क्या है? बाजार की स्थिति में कुछ गिने चुने विक्रेता ही होते हैं तथा वे आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। यदि विक्रेताओं की संख्या केवल 2 हो तो उसे द्वैधिकार यानी कि डुओपॉली भी कहते हैं। डुओपॉली गाइस, इसे मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि मैं खुद एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और यहाँ पर ना 2 ही शॉप हैं अंदर, अपार्टमेंट के अंदर। बाहर तो दूर जाके बाजार है, लेकिन अपार्टमेंट में 2 ही शॉप हैं। और जो पहली शॉप है वो सुपरमार्केट टाइप है और दूसरी जो है वो सिंपल शॉप है। तो अब यहाँ पर 2 हो गए ना, और उनका आपस में ही कंपटीशन लगा रहेगा, उनके आपस में ही प्रतिस्पर्धा रहेगी कि कौन कम कीमत पे बढ़िया सामान देगा, तो लोग उसी के पास ज़्यादा जाएंगे। औरों से कंपटीशन उनका अब नहीं रहा इतना, आपस में वो करते हैं। तो यही ये बता रहा है, 2, 3, 4 शॉप हैं उनका एक पर्टिकुलर जगह पे और उनका आपस में कंपटीशन है, और ये जब सिर्फ 2 के ही होते हैं, 2 ही शॉपकीपर्स हैं, तो इसे ड्यूओपॉली कहते हैं। अगर 2 से थोड़ी ज़्यादा हैं, 4-5 शॉप्स हैं, उनका ही आपस में कंपटीशन रहता है, तब हम इसे अल्प अधिकार या ओलिगोपोली कहते हैं। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे मैं आपको बढ़ाऊंगी इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आई होप आपको आज का तो ये सब कुछ समझ में आया होगा और मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी और जो एग्जाम्पल्स से मैंने समझाया है वो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब इसी एल्गोरिथम पे काम करता है। और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे आगे के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।